चोरी। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी न था। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जातीं। हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलधर ने कोई सफेद सी चीज मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपये पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चाचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपये रखे हुए थे। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगें दिल में उठी थीं, वे अभी तक याद हैं। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में चाचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। उस वक्त तक कभी रुपया छुआ तक न था। वही हम आज 1 रुपये के छत्रपति राजा थे। लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। चाचा जी के क्रोध का भय मुझे तो नहीं, हलधर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को न जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी न किया, चबेना भी न लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था, इसलिए रुपये को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। आखिर 2 पैसे के अमरूद लिए। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है, घर में पैसे न थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब ने उसका संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए। मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं, शेष 3.5 आने की मिठाई उड़ाई जाए। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई थी। यह कहते ही कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी।
लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक न सुना सकेगा उसे छुट्टी न मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएं। मैंने वचन दिया था कि जब तक वे न आएंगे 1 पैसा भी खर्च न करूंगा। लेकिन मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं। अकेले मेला देखने में जी भी न लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाईं और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया, मकतब होता चलूं। शायद हलधर अभी वहीं हो, मगर वहां सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। मुझे देखते ही बोला, बच्चा घर जाओ, तुम्हारे चाचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ आए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती। उनके सामने जरा सा झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। लेकिन मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई। आंगन में पिताजी बैठे थे। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल पीली आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेलकर कहना शुरू किया। मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि उनका हाथ उठा ही रह गया। इतने में उनके साथ बैठे 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वे अभी तक सिसक रहे थे। चाची हलधर को डांट रही थीं और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थीं। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी और बोली, लो, वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, तो तूने घर आकर कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा, देखा, वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चे की ऐसी आदत नहीं। हलधर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं, वहीं तालाब के किनारे तो। हलधर, अम्मा बिल्कुल झूठ है। चाची, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है, और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपये कमा लाता तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई। तेरे भाग में तो लतियाना ही लिखा था। यह कहते हुए चाची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गईं। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषता का खूब राग अलापा। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबेना लिए कोठरी से बाहर निकला।
हलधर भी उसी वक्त चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की दुखमय, परंतु दोनों का एक था, गुड़ और चबीना।